पारस गुजर संघर्ष करके आगे बढ़ा है कि जिनका कोई नहीं उनका पारस गुजर है। मेरा जो गांव है जोधपुर जिले के अंदर पड़ता है रजलानी। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था। लोग वोट लेते थे, जीत जाते थे, अपना घर बना के क्या लूटते थे, धन दौलत लूटते थे। वाहवाही तो लूटनी वो होती है कि जनता के काम करो तो जनता वाहवाही देती है। जैसे बड़े शहरों के अंदर सफाई होती है, ठीक उसी प्रकार रजलानी पंचायत की गलियों के अंदर सफाई होती है रेगुलर। यूथ कांग्रेस का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है, मेहनत का चुनाव है, समीकरण का चुनाव है। MP MLA बनते हैं ना लोग, तो पार्टी का पैसा लगता है, पार्टी के कार्यकर्ता लगते हैं, पार्टी की पूरी मशीनरी लगती है, सरकार का पूरा सिस्टम लगता है। लेकिन सरपंच जो बनता है ना, उसकी जान जानती है, उसका कलेजा जानता है कि वो किस प्रकार से मेहनत करके वहां से निकल करके आता है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आप समय जाया नहीं करें। जो भर्तियां हैं, जो खाली पोस्टें हैं, उस पर सरकारी भर्ती करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द कटक। मैं हूं दीपेंद्र, आप सभी के साथ। हाल ही में NSU के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जब विनोद जाखड़ को अध्यक्ष पद पर मनोनीत चुना गया, उसके बाद राजस्थान में यूथ कांग्रेस को लेकर के काफी चर्चाएं गरमाई हुई है, जिसमें 4 नाम काफी चर्चाओं में चल रहे हैं। जो 3 तो जाट समुदाय से आते हैं, एक गुजर समुदाय से आते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है जो पश्चिम राजस्थान की युवाओं की जो मजबूत आवाज मानी जाती है, पारस गुर्जर जी। हम उनसे उनका राजनीति कैरियर का क्या रहा, कैसे उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और अब यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद की दावेदारी है उसको किस प्रकार देखते हैं। पारस जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द खटक में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र जी, आपका और आपकी पूरी द खटक टीम का। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने यूथ कांग्रेस की जो अध्यक्ष पद की जो रेस में आप चल रहे हो, उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका राजनीति जो जीवन है वो कैसे क्या शुरू हुआ, कहाँ से आपने चुनाव की रणनीति बनाई, इससे पहले कौन कौन से आपने चुनाव लड़े। हालांकि आप जोधपुर के रजनाली गांव के युवा सरपंच भी हो और आपने जोधपुर यूनिवर्सिटी से काफी चुनाव भी आपने लड़ा और पूर्व में NSU के प्रवक्ता भी आप रह चुके हैं। ये आपकी जननी रही और इसी के साथ साथ में आपने कौन कौन सी यूथ के लिए वो प्रभावित कार्य किए जिससे काफी युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं। अभी मैंने भी आपसे जानने का प्रयास किया किस प्रकार आपने राजनीति जीवन में एक मजबूत स्तंभ के तौर पे आपने काम किया। कौन कौन से ऐसे काम है जो आप युवाओं के हित के लिए किए और आम जन के मुद्दों को बेखूबी से आपने उठाया। पहले तो आप बताइए आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई और क्या। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं देश भर के, उनके समक्ष यही कहना चाहूंगा कि पारस गुजर संघर्ष करके आगे बढ़ा है। और छात्र जीवन से ही जब हमें लगा कि किस प्रकार से महानगर के अंदर आने पर जो गांव ढाणी का स्टूडेंट है वो अपने आप को असहज महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं मानता और उसको बड़ी तकलीफें आती है। चाहे एडमिशन का समय रहा हो, चाहे बाद में क्लासेज रेगुलर नहीं लग रही हो, चाहे कैंपस में उसको और किसी प्रकार की दिक्कत रही हो। ऐसे समय में वहां जब स्टूडेंट को धक्के खाते हुए देखा, बिल्कुल, तो मेरा दिल पसीजा और मैंने वहीं से शुरुआत कर दी कि जिनका कोई नहीं उनका पारस गुजर है। और बड़ी मजबूती के साथ मैं उनके लिए संघर्ष लगातार करता रहा। छात्र संघ के चुनाव लड़े भी, लड़वाए भी, NSU में अनेकों पदों पर रहा, छात्रों की सेवा करी और उस सेवा का प्रादुर्भाव हुआ कि गांव की जनता ने मुझे बुला करके गांव का सरपंच बना दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपने एक ही कम उम्र में या एक यंग के तौर पे आपने जो गांव के सरपंच चुने गए, तो आपके जो गांव की जो मूलभूत जो समस्या थी, कौन कौन सी वो ऐसी समस्या थी आपने बिल्कुल बेखूबी से उन समस्या को सामना करते हुए आपने आम जन को एक राहत दी। देखिए, वैसे तो मेरा जो गांव है जोधपुर जिले के अंदर पड़ता है रजलानी। यूं समझें कि दिक्कतें सारी थी जो हर गांव में होती है। मूलभूत जो सुविधा है मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था। लोग वोट लेते थे, जीत जाते थे, अपना घर बना के और वाहवाही क्या लूटते थे, धन दौलत लूटते थे। वाहवाही तो लूटनी वो होती है कि जनता के काम करो तो जनता वाहवाही देती है। तो जब कार्यकाल संभाला, पदभार संभाला, तो उस वक्त पंचायत की हालत बहुत खस्ता थी। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा व्यवस्था कुछ नहीं थी, सड़कें नहीं थी, स्कूलों की हालत खराब थी, गली नाली की हालत खराब थी। अनेकों समस्याओं से लोग जूझते थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम गांव के अंदर आती है कि लोग खेती बाड़ी करते हैं,
किसानी करते हैं, तो उनको खेत तक जाने के लिए रास्ता चाहिए। वो रास्ता कौन प्रोवाइड कराएगा? वो रास्ता सरकार देगी, पंचायत देगी। सरकारी रास्ता होते हुए भी लोगों ने 70-70, 80-80 वर्षों से उस मार्ग को अतिक्रमण करके और अपने खेत में मिला रखा था। पब्लिक को आने जाने का कोई काफी दुविधा का सामना दुविधा ही थी। मतलब सोच लो आपकी व्यक्ति का खेत खुद का है लेकिन रास्ता नहीं लग रहा है, तो वो खेत सस्ते दामों में बेच के उसको वहां से निकलना पड़ता था। या फिर कुछ परिवार ऐसे थे जिन्होंने 20-20 साल से खेती नहीं की, क्योंकि लोगों ने चारों तरफ अपने अपने खेतों के दीवार निकाल ली। उनको अपने खेत तक ले जाने के लिए साधन ले जाना भी समस्या होती थी। तो मैंने इन समस्याओं को चुनाव के टाइम ही भांप लिया था कि पब्लिक को क्या परेशानी हो रही। तो सबसे पहला काम किया कि वो सारे रास्ते जो 70-70, 80-80 वर्षों से बंद थे उनको खुलवाया, उन पे ग्रेवल डलवाई, जहां आवश्यक हुआ उनको डामरीकरण करके भी अच्छी रोडें बना करके दी। फिर जब मैं रोडों की बात कर रहा हूं तो सचिन पायलट जी पीडब्ल्यूडी मंत्रालय उनके पास था जब राजस्थान सरकार में वो डिप्टी सीएम थे। मैं उनके पास गया और मैंने कहा साहब इस प्रकार से मेरे गांव की जो रोडें हैं बहुत खराब है, स्थिति बहुत नाजुक है। हम चाहे रेलवे स्टेशन जाएं, अपने उपखंड मुख्यालय पे जाएं तो रोडों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने एक झटके में कहा रोड का नाम बता कहां से कहां जाती है, और हाथों हाथ जो सिंगल रोड थी टूटी फूटी उस रोड को उन्होंने स्टेट हाईवे घोषित करके और डबल रोड बनवा दिया। मैं आपके माध्यम से सचिन जी का और राजस्थान की सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि रजलानी से निकलने वाली एक एक रोड आज एकदम मजबूत स्थिति में है। सब पर हमने अच्छे से डामरीकरण करवा के चकाचक कर रखा है। गांव के अंदर गली नाली एकदम सही और उनकी नियमित सफाई करवाता हूं। जैसे बड़े शहरों के अंदर सफाई होती है ठीक उसी प्रकार रजलानी पंचायत की गलियों के अंदर सफाई होती है रेगुलरली। पानी की बड़ी समस्या थी, पेयजल लोगों को महंगे दामों में टैंकर मंगवा के खरीदना पड़ता था पानी। मैं जब गांव में प्रचार के लिए गया तो माएं बहनों ने कहा कि बेटा देख दूसरे वादे मत कर तू हमसे कुछ भी, और ना हम उसमें कुछ समझें। हमें तो आज तक किसी ने सरकारी पानी फ्री में नहीं पिलाया। पानी व्यवस्था क्या पारस तू हमारे लिए पानी की व्यवस्था करेगा? मैंने उनसे बहुत सारे वादे किए लेकिन उन वादों का उनसे कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने कहा सबसे पहला अगर काम तू कर सके तो पानी पिला हमको, और पारस ने जी जान लगा दी। 54 किलोमीटर लाइन मेरे गांव के अंदर मैंने बिछाई, गांव में ढाणियों में। और आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरे कार्यकाल के अंदर जैसे ही सरपंच बना 1 साल के अंदर लोगों के घर घर तक कनेक्शन देकर के उनको हिमालय का मीठा पानी पिला रहा हूं। जिन ढाणियों में पानी नहीं पहुंच रहा वहां सरकार से ट्यूबवेलें कराई, और जहां ट्यूबवेल सरकार से संभव नहीं थी फिजिबिलिटी, वहां पारस गुजर ने अपने घर के पैसे लगा करके रजलानी की जनता को मीठा पानी पिलाने का काम किया। स्कूल की हालत बहुत खराब थी। आपने झालावाड़ की घटना सुनी होगी। बिल्कुल जिस सभी को पता है, काफी ज्यादा चर्चाओं में वो रही, चर्चाओं में रही, वैसी की वैसी झालावाड़ जैसी स्थिति मेरे रजलानी में होने वाली थी। लेकिन जागरूक जनप्रतिनिधि होने के नाते पारस गुजर ने सबसे पहले उस स्कूल की हालत 10 लाख रुपए लगा करके बिल्डिंग को तैयार करवाया। करीब 1 करोड़ रुपए उस स्कूल के अंदर लगाए। आज मेरी रजलानी का स्कूल इस प्रकार का है जैसे किसी बड़े शहर का कोई बड़ा प्राइवेट स्कूल हो। ऐसी स्थिति मैंने रजलानी के सरकारी स्कूल की। स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया, बोर्ड के सेंटर बाहर लगते थे वो रजलानी में लगवाना शुरू किया। विज्ञान संकाय गांव के सरकारी स्कूल में खुलवाया। एनसीसी, आप तो पढ़े लिखे हैं, एनसीसी की क्या वैल्यू है, वो एनसीसी मैंने गांव के सरकारी स्कूल में लागू करवाई। डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई, 10 लाख के बच्चों को कंप्यूटर ला करके दिए। खेल मैदान बहुत शानदार मैं उनको बना के दे रहा हूं, लगभग तैयार हो गया है। अब जब काम गिनाने लगता हूं तो कुछ कुछ भूल जाता हूं, लेकिन मुझे याद आ जाता है तो बता दूं आपको। हॉस्पिटल नहीं थे गांव के अंदर, दूर जाना पड़ता था माताओं बहनों को डिलीवरी के लिए। छोटी मोटी बीमारी के लिए शहर जाना पड़ता था, गाड़ियों के किराए लगते थे, समय लगता था। और स्थिति ऐसी होती थी कि वो जो रोडें टूटी फूटी थी, जो दूरी तय करनी पड़ती थी, कई बार लोगों की जान रास्ते में चली जाती थी। पारस जी ये तो आपका सरपंच, तो मैं आपकी बात को काट रहा हूं, आपकी बात को इसलिए काट रहा हूं कि हॉस्पिटल की व्यवस्था रजलानी में कराई, 2 हॉस्पिटल, मनुष्य के भी और वो जो पशु हैं
जो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते अपना दर्द, उनके लिए भी मैंने हॉस्पिटल खुलवाए। ये आपका सरपंच का जो सफर था वो आपने जो भी आपने समस्या गांव की जो समस्या थी बिल्कुल बेखूबी से उठाया और विकास कार्य भी आपने करवाए, वो तमाम बातें हमने जानी। अब हम बात करेंगे जो मूल जो बात है यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद की। उसमें आप उस रेस में चल रहे हो, तीन तरफ पे एक ही जाट समुदाय के जो नेता है, दूसरी तरफ है पारस जी। पारस जी जो अकेले एक गुर्जर समुदाय से आते हैं। तो इसी जातीय समुदाय के तौर पे आप अपना जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव उसको किस प्रकार देखते हो? देखिए, वैसे तो मैं जातिवाद करता नहीं हूँ किसी प्रकार से। मेरे में मैं छात्र राजनीति में रहा, संगठन में अलग अलग पदों पे रहा, सरपंच रहा। जातिवाद से मेरा कोई सरोकार रहा नहीं। मैं 36 कौम का बेटा अपने आप को मानता हूँ, 36 कौम के युवाओं का भाई, यारों का यार मानता हूँ, और उसी को आगे बढ़ रहा हूँ, लेकर के बढ़ रहा हूँ। लेकिन समीकरण जो है आज के हिसाब से अपन देखें तो राजस्थान के समीकरण मेरे पक्ष में इसलिए हैं कि पश्चिमी राजस्थान में मैं आता हूं। अभी जो चुनाव मेरे सामने लड़ रहे हैं उनमें से पश्चिमी राजस्थान से मजबूती जो है मेरे साथ है। वो मेरा निवास स्थान कह सकते हैं, मेरी कर्म भूमि कह सकते हैं, वहां के लोगों का जुड़ाव मेरे साथ है। पूर्वी राजस्थान की जो समीकरण है वो सबसे ज्यादा पारस गुर्जर के साथ है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। और हनुमानगढ़ में मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई, वहां मेरा बचपन बीता, वहां हनुमानगढ़ गंगानगर के लोग उस हिसाब से मेरे साथ है। फिर मैंने चूरू से पढ़ाई की, वहां की यूथ मेरे साथ जुड़ी हुई है। सीकर से मैंने कॉलेज किया, वहां के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रिश्तेदारी है हमारी भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, और लगातार मेरा आना जाना रहता है। हमारे धार्मिक पर्यटन स्थल वहां पर है, भगवान देवनारायण का स्वयं गुरु महाराज के मंदिर है, तो वहां के लोगों का जुड़ाव मेरे साथ है। कोटा जो संभाग है, मेवाड़ है, हाड़ौती जिसको बोलते हैं, वहां के लोगों के भी मेरे पास फोन आ रहे हैं। और पारस गुर्जर का जो परिवार है वो अजमेर से निकला हुआ है, तो इस पूर्वज जो है पूर्वज तो अजमेर से निकले हुए हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं, जिनकी पीढ़ियां हैं, वो आज भी उनके परिवार वहां बसे हुए हैं। तो उन लोगों के भी मेरे पास फोन आ रहे हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरा सब कुछ संभाल लेंगे। और वो जो एक आशीर्वाद रूपी जो फोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं पूरे राजस्थान में, जिस प्रकार से भाइयों का स्नेह और आशीर्वाद पिछले 1 महीने में मेरे प्रति जो देखने को मिला, इससे मुझे पूरा भरोसा है कि पारस साइलेंट किलर निकलेगा। और निश्चित रूप से इस प्रकार का मैं चमत्कारिक रिजल्ट इस राजस्थान के सामने पेश करूंगा कि लोग अचंभित रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। पारस जी, जो अध्यक्ष की रेस में जो 3 उम्मीदवार है जो सरपंच पायलट के करीबी माने जाते हैं, और एक डोटासरा और गहलोत गुट के माना जाता है, जो अभिषेक चौधरी है, जो खासकर अशोक गहलोत और डोटासरा के गुट का माना जाता है। तो आप इन तीनों में से किस प्रकार देखते हो कि पारस यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव उसमें बाजी मार पाएगा? देखिए, गुटबाजी की कोई बात नहीं है। यूथ कांग्रेस का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है, मेहनत का चुनाव है, समीकरण का चुनाव है। और क्षेत्रीय संतुलन को बना करके, समीकरणों को फिट बिठा करके और अपने लोगों को अपने साथ जोड़ करके जो मजबूती के साथ इस चुनाव में लगेगा, जनता उसके साथ लगेगी, यूथ उसके साथ लगेगी। और राजस्थान की यूथ ने मन बना लिया कि पारस एक संघर्षशील लड़ाका है, मेहनत करता है, पश्चिमी राजस्थान के तपते हुए धोरों से वो निखर करके आया है, और हमारी आवाज को वो मजबूती के साथ राजस्थान की विधानसभा के सामने सड़कों पर मजबूती से आम जन की यूथ की आवाज को उठाएगा। इसलिए पूरे राजस्थान की यूथ एक तरफा मेरी तरफ अपना रुख अपना चुकी है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हम जयपुर में करने वाले, जलजला पैदा कर देंगे राजस्थान की यूथ पॉलिटिक्स के अंदर कि पारस गुर्जर नाम का कोई लड़ाका इस चुनाव में उतरा है। बिल्कुल पारस जी, कॉन्फिडेंस के साथ में आप यूथ का जो चुनाव उसको काफी कॉन्फिडेंस के साथ में आप लड़ने के लिए तैयार हो। और दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो वैसे तो आपको राजनीति में सरपंच का आपने चुनाव लड़ा, काफी आपको अनुभव है, प्रवक्ता आप रह चुके। जो आपकी जो अपोजिट साइड में जो उम्मीदवार है जैसे अभिषेक चौधरी है, उनको भी जैसे पूर्व में जो जोटवाड़ा प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी वो रह चुके। अनिल चोपड़ा जिन्होंने जयपुर ग्रामीण से सांसद का चुनाव उन्होंने लड़ा और काफी कम ही वोटों से उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। उनको भी काफी राजनीति अनुभव है, छात्र संघ चुनाव भी उन्होंने लड़े।
तो इन छात्र संघ की जो एक तरह से मजबूती जो रणनीति है, उस रणनीति से कैसे आप निकल के एक अलग फेज के रूप में आप जाना चाहोगे? देखिए, हम सब लोग छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। उनका और मेरा जो छात्र जीवन का कह सकते हैं, यूथ पॉलिटिक्स का कह सकते हैं, या धरातलीय राजनीति का कह सकते हैं, वो सेम टाइम एक साथ बीता है। लमसम सा एक साथ ही बीता है पूरा का पूरा। जब उन्होंने चुनाव लड़े तभी मैंने चुनाव लड़े। वो जब पॉलिटिक्स में एनएसयूए में सक्रिय रहे, मैं भी रहा। और उन्होंने बड़े चुनाव लड़ लिए और मैंने पंचायती राज का चुनाव लड़ लिया, जो सबसे टफ चुनाव होता है। बिल्कुल। एमपी एमएलए बनते हैं ना लोग, तो पार्टी का पैसा लगता है, पार्टी के कार्यकर्ता लगते हैं, पार्टी की पूरी मशीनरी लगती है, सरकार का पूरा सिस्टम लगता है। लेकिन सरपंच जो बनता है ना, उसकी जान जानती है, उसका कलेजा जानता है कि वो किस प्रकार से मेहनत करके वहां से निकल करके आता है। तो सरपंच का चुनाव कोई कम नहीं होता। मैं तो चैलेंज करता हूं, जो एमपी एमएलए बने हुए हैं, आप अपने गांव से सरपंच जीत के दिखा दो। नहीं तो पारस गुजर तो नीचे से निकल करके आया। जो एक राजनीतिक दूसरी सीढ़ी मानी जाती है, जिस तरफ ग्रामीण प्रवेश की अपन बात करें तो वो पहली सीढ़ी मानी जाती है। बिल्कुल। एक युवा जो राजनीति अपने जीवन में करता है, उसकी पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव माने जाते हैं, जो हाल ही फिलहाल राजस्थान में बैन है। कांग्रेस की सरकार में बैन हुआ और बीजेपी सरकार ने काफी वादे किए, लेकिन बीजेपी सरकार भी अपने वादों से विफलती हुई नजर आ रही है। काफी नाराज युवा भी हताश है। जिस प्रकार बीजेपी ने एक वादा किया था, हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को काफी मात्रा में रोजगार मिलेगा, काफी नौकरियां हम निकालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो छोटी जो वैकेंसी वगैरह है, जिस फोर्थ ग्रेड एग्जाम में होम गार्ड्स की जो वैकेंसी जो गहलोत के कार्यकाल 2023 में निकली हुई थी, उससे की हाल फिलहाल फिजिकल भी चल रहे हैं। ऐसे तमाम वादों में बीजेपी विफल नजर आ रही है। तो आप यूथ का जब अध्यक्ष आप बनते हो, तो आप ऐसे कौन सी नई पहल यूथ के लिए लेकर आओगी कि उसमें से कुछ हट सरकार से हट करके आप वो नजर आएगा? निश्चित रूप से आपका जो सवाल है वो वाजिब है, और मेरा मन कर रहा था कि आप सवाल करोगे कि नहीं करोगे, नहीं तो मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। मैं मुख्यतः 4 बिंदुओं पे फोकस कर रहा हूं कि अगर पारस गुजर को राजस्थान की यूथ मौका देती है, तो पारस गुजर आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से एक युवा नेतृत्व जो होता है उसके साथ मजबूती से आपकी आवाज को उठाएगा। और एक तरफ हमारे जो एमपी हैं वो लोकसभा में उठाएंगे, जो एमएलए जीते हुए वो विधानसभा में उठाएंगे, और सड़कों पर जब संघर्ष करने की बारी आएगी, और कहते भी हैं कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, तो हम संसद को और विधानसभा को आवारा नहीं होने देंगे। पारस गुजर और उसके यूथ कांग्रेस के साथी मजबूती से यहां सड़कों पर संघर्ष करेंगे। सड़कों पर संघर्ष हम इन बातों को लेकर के करेंगे कि राजस्थान की सरकार पिछले 3 बजट के अंदर एक भी किसी अच्छी वैकेंसी को वो पूरा नहीं कर पाई, कोई बड़ी भर्ती निकाल नहीं पाई। लेकिन हाँ, बीजेपी सरकार तो ये बोलती है हमारे जो टाइम में एक भी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कांग्रेस में काफी पेपर लीक भी हुआ। अरे पेपर लीक होगा कहाँ से, जब भर्ती कराओगे तब होगा ना। भर्ती तो करवा ही रही है। कहाँ करवा रही है? नहीं, ये क्या होता है होमगार्ड का? कोई भर्तियां होती है कि जिन लोगों ने यार अच्छी अच्छी डिग्री डिप्लोमा कर रखे हैं, बरसों से जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप मौका कब दोगे? उनकी उम्र निकल रही है भाई, एक एज भी तो होती है नौकरी लगने की। वो जब एज निकल जाएगी तो उसके बाद उनको आप मौका दोगे नहीं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आप समय जाया नहीं करें, जो भर्तियां है, जो खाली पोस्टें हैं उस पर सरकारी भर्ती करें, और जहां आप भर्ती नहीं कर सकते वहां आपने वादा किया कि हम युवाओं को रोजगार सर्जन का अवसर देंगे, उनको मौका देंगे इंडस्ट्री स्थापित करने का। तो वो जो इंडस्ट्री स्थापित करने का आपने वादा तो किया और कागजों में आप फॉर्मेलिटी भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके कैमरा के समक्ष और देख खटक के माध्यम से राजस्थान की यूथ को जगाना चाहता हूं कि आपका हक वो धन्ना सेठ मार रहे हैं, वो मजबूत परिवार जो ऑलरेडी बिजनेस में सेटल है, उन्हीं परिवारों के लड़के और लड़कियां आपके नाम का लोन ले रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि कागजों की जटिलता इतनी है। नाम तो दे दिया युवा पॉलिसी, युवाओं के लिए रोजगार, ये करो, रोजगार कार्यालय जाओ, उद्योग भवन जाओ, फॉर्म भरो, आपको ये इंडस्ट्री खोलने के लिए हम इतना इतना लोन दे रहे। आपकी जो पॉलिसी है वो लोक लुभावनी है। अखबार में छपा हुआ इश्तिहार अच्छा लगता है, टीवी में जब सुनते हैं तो वो मधुर मधुर आवाज कानों को बहुत प्रिय लगती है, लेकिन करें क्या उसका?
जब तक हमारे गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को अगर आप सही तरीके से वो लोन की सुविधा नहीं दे सकते, आप अपना बजट उनके बिजनेस स्थापित करने के लिए नहीं दे सकते, तो ऐसी पॉलिसी का हम बहिष्कार करते हैं भाई। और हम मजबूती से करेंगे, अगर मौका मिलेगा पारस गुर्जर को तो इस सरकार की नाक में नकेल डाल करके उस जो पॉलिसी है उसमें स्थिरता करवाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तीसरा पॉइंट मेरा यह रहेगा कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सरकार का जो ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा है, पुलिसिंग है, वो पूरी तरह से फेल है। भैया आप किसी दुकान पे जाओगे, दूध मांगोगे तो नहीं मिलेगा, वो कह देंगे कि फलां डेयरी का बूथ है वहां से मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, आपको 100 दुकान पार करके जाना पड़ेगा। लेकिन आप नशा मांगोगे तो किसी भी दुकान पे आपको नशा मिल जाएगा। यह राजस्थान की हालत है। खासकर पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में नहीं, कहीं भी ले लो, जयपुर में आपको किस दुकान से आपको नशा चाहिए मैं दिलवाता हूं, चलिए मेरे साथ, आप कीजिए स्टिंग ऑपरेशन। ये हालत है राजस्थान की, और इस हालत को सुधारने के लिए यूथ कांग्रेस मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और सरकार से कहेगी कि इस प्रकार का कठोर कानून बनाया जाए कि ये जो खुलेआम नशा बाजार में बिक रहा है इस पे लगाम लगाई जाए। जो ये नशे का जो दलदल है और इस दलदल के अंदर जो हमारा यूथ है वो अपने जीवन को बर्बाद करने का काम इस नशे के माध्यम से कर रहा है, क्योंकि नशा आम का खुलेआम बिक रहा है। उसकी जो सर्वसुलभता है वो कहीं ना कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट को, परीक्षा की तैयारी करने वाले, अपने जीवन को संवारने वाले जो कोचिंग सेंटर है उनके बाहर आपका खुलेआम नशा बिक रहा है, आपका कोई लगाम नहीं है। इस वजह से युवा बर्बाद हो रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है, परिवार खत्म हो रहे हैं। परिवार इसलिए खत्म हो रहे हैं मेरे भाई, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज एक इस प्रकार का चलन हो गया है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर ही है कि हम दो हमारा एक। तो जब हम दो हमारा एक है या हमारे दो हैं, वो आपका एक या दो जब नशे में पड़ गया और उसका जीवन नशे की वजह से खत्म हो रहा है तो आपकी पीढ़ी तो स्टॉपेज लग गया ना, वहीं पे खत्म होगी आपकी पीढ़ी। तो वो माता पिता रोते रहते हैं, बुढ़ापा कितना मुश्किल से निकलेगा उनका, जो जवान बेटा नशे की लत में घुस करके अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। या तो वो नशे से खत्म हो जाएगा, नशे से नहीं होगा तो नशा पी करके तेज रफ्तार में गाड़ी चलाएगा, बाइक चलाएगा, एक्सीडेंट होके मर जाएगा। तो क्या हालत है। तो इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। चौथा हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा यूथ कांग्रेस का वो ये रहेगा कि राजस्थान के अंदर एजुकेशन के सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। आप पुराने ढर्रे से चल रहे हैं, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर रोजगार परक लेकिन कोई प्रकार का आप जो एजुकेशन की आप बात कर रहे हो, भाजपा सरकार बोल रही है हमने 2020 से न्यू पॉलिसी के तहत एजुकेशन स्टूडेंटों को दिला रहे हैं, काफी युवाओं को दिला रहे हैं। कुछ नहीं दिला रहे हैं यार, कुछ नहीं दिला रहे। मैं तो देखो छात्र नेता हूं अभी भी, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलों में जाता हूं, खुद गांव का सरपंच हूं। मेरे गांव में 5 सरकारी स्कूल है, 5 प्राइवेट है। पूरी तरह से मैं स्टूडेंट से लगातार टच में रहता हूं, उच्च शिक्षित हूं, सारी चीजें जानता हूं, लगातार कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जाता हूं, कोचिंगों में भी जाता हूं, देखता हूं। लेकिन सरकारी ढर्रा पूरी तरह से चरमराया हुआ है, शिक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है और वास्तव में खराब है। ये कहने की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि पारस गुर्जर विपक्ष का आदमी इसलिए बोल रहा है। पक्ष वालों को भी आप पूछ लो, उनको कसम दिला के, जिस गाय के लिए वो वोट मांगते हैं उस गौ माता की कसम दिला के उनसे पूछो कि क्या सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की हालत खराब है या नहीं है। तो उसको सुधारने की जरूरत है। पारस जी, जो यूथ कांग्रेस का चुनाव है, क्या इसमें जाति समीकरण के आधार पर ये चुनाव होगा या जाति समीकरण को टारगेट करते हुए इसका अध्यक्ष पद पे कोई दावेदारी या अध्यक्ष पद पे कोई कैंडिडेट बन पाएगा? देखिए, चुनाव के अंदर जो मतदाता होते हैं उनको तय करना होता है कि वो किस आधार पे वोट करें। हम तो जातिवाद करते नहीं है, हम तो 36 कौम को मानने वाले लोग हैं, 36 कौम का आदर भाव करते हैं और 36 कौम को साथ लेकर के चलते हैं। समीकरण क्या है राजस्थान के और किस करवट ऊंट बैठेगा, ये राजस्थान के युवाओं ने तय कर लिया है और वो पारस गुर्जर के पक्ष में पूरी तरह से लामबंद हो चुके हैं और 36 कौम के युवाओं ने मन बना लिया है हमारे
प्यारे भाइयों और बहनों ने मन बना लिया कि पारस गुर्जर को इस बार हम, जो संघर्ष कर रहा है, जो कार्य करता है, जो वास्तव में इस पद का हकदार है, उसको ये पद दिला करके हम ये तय करना चाहते हैं कि अब जो पॉलिटिक्स है वो सामान्य घर के परिवार के बच्चे भी हमारी लड़ाई लड़ते हुए इस प्रकार से करेंगे। ये तय कर लिया है यूथ ने। बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी, आपने बेखूबी से आपने हमारे सवालों को जवाब दिया और काफी धरातल की राजनीति से आप उठ करके एक यूथ कांग्रेस जो अध्यक्ष पद की दावेदारी है उस रेस में आप हो। अग्रिम शुभकामना हमारी आपके साथ रहेगी। हमने बहुत पारस बहुत पारस बहुत जी से बहुत कुछ जाना और काफी लंबी बातचीत हमने की यूथ यानी कि सरपंच पद से लेकर के और छात्र राजनीति से लेके जिन्होंने सरपंच पद का सफर तय किया और अब प्रेजेंट टाइम में राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की रेस में पारस जी चल रहे हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।